प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं केवल प्रसाद आपका अपना चैनल केटीसी पर वही टॉप 10 मैथ लेकर पुनः हाजिर हूँ। ठीक है, और शुरुआत करते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि किसी गांव की जनसंख्या, ये गांव की जनसंख्या है जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के मतलब ये हुआ कि ये 3 बार बढ़ा। ठीक है, ये 3 बार बढ़ा, ठीक है ना, के बाद ये गांव की जनसंख्या हो जाती है 10,000। आपको बताना है कि पहला साल उस गांव की जनसंख्या क्या था। ठीक है, प्रथम साल वो गांव की जनसंख्या क्या था। इस पे आपको 4 ऑप्शन भी वो दिया है। पहला ऑप्शन है 5120, दूसरा ऑप्शन है हमारा 5000, तीसरा ऑप्शन हमारा है 4900 और चौथा ऑप्शन हमारा है 4500। ओके, चलिए बनाते हैं। जैसा कि सबों को पता होगा कि गांव की आबादी चूँकि अंत दिया हुआ है, शुरू निकालना है, तो ये 10,000 में इससे उल्टा गुना कर देंगे। नहीं तो 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 5/4 का उल्टा 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5। ठीक है, इसको हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये डिजिट कुछ बड़ा होता, ये रहता 9,000 या ऐसा रहता, सपोज मान लो, तब कैलकुलेशन टफ हो जाता। नहीं तो ऐसा स्थिति में जैसा कि आपको हम बताए थे, है ना, कि C9 का यूज कर लेंगे, जिसका हम लेक्चर भी आपको दिए थे। क्या करना है कैलकुलेशन के लिए, पहले तो गुना भाग कर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, 5 × 25, 7, 7 × 35, 7 × 35, 8, 8 का मतलब ऊपर 8 जाएगा। इसका काम मेरा समाप्त हो गया। ऊपर का क्रिया कर लेंगे। ठीक है, तो 64, 64 का मतलब 1, 8 गुना 1 8, इससे तो मतलब है ही नहीं, मतलब जिसका 8 आएगा वही मेरा रिजल्ट होगा। तो यहाँ से गौर से देखिए, 5 2 7 1 8, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अतः उत्तर कौन होगा, हमारा ए होगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, रेशियो का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपको हम बताए हैं कि A अनुपात B बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये दिया है A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 5:7, C अनुपात D बराबर 8:9। आपको बताना है कि A अनुपात D बराबर भाट। आपका पहला ऑप्शन है 3:7, B ऑप्शन है 7:3, C ऑप्शन है 21:10 और D ऑप्शन है आपका, दिखाई दे रहा है, 10:21। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे गौर करिएगा कि A अनुपात D पूछा गया है। सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, हम भी बताए हैं कि कभी भी शुरू और अंत का रेशियो निकालना हो, शुरू और अंत का रेशियो निकालना हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, सभी अनुपात को गुना कर देते हैं। मतलब 3/4 गुना 5/7 गुना 8/9। ओके, उसके बाद इसको गुना करके आप हल करेंगे, आपका आंसर आएगा। हल करिएगा, 2 हो जाएगा, 15 दूनी 30, या और भी कट जाएगा, 3 3 9, मतलब 10/21, मतलब 10:21 मेरा आंसर होगा, ये होगा, है ना। ये तो सब करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ हटकर करेंगे। हटकर क्या करेंगे, तो हम देखेंगे। इतना तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में है कि A अनुपात D निकालना है, तो 3 गुना 5 गुना 8 को ऊपर लिख रहे हैं और 4 गुना 7 गुना 8 को नीचे लिख रहे हैं। मतलब ये कि ऊपर में इसका गुणनफल आएगा, मतलब A का मान इसका गुणनफल और D का मान इसका गुणनफल आएगा। ठीक है, जब इसका गुणनफल A का मान आ रहा है और A का मान आपका ये है, ठीक है, और D का मान आपका A है, तो गौर से देखो, इसमें कुछ ऐसा टर्म ढूंढो जो नीचे ना हो, मतलब यहाँ पे ना हो। जैसे 5 है ना, ऊपर में 5 था ना, यहाँ से समझो 5 ऊपर में था ना, 5 कब जाएगा, तब नीचे 5 रहेगा, नीचे 5 रहेगा, तब ना ये 5 घटेगा। तो अगर हमें बनाना होता तो फौरन हमारी नज़र यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इसमें हम कोई विजातीय देखेंगे जो नीचे नहीं है। 5 नीचे नहीं है, मतलब ऊपर में 5 होना चाहिए। ऊपर में 5 मतलब A में 5 होना चाहिए। A में 5 होना चाहिए का मतलब इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ कौन में है, इसमें है। अतः ये मेरा क्या होगा, उत्तर होगा। मतलब ये काम को हम नहीं करेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ देखेंगे। पता चल रहा है कि ये अनुपात D निकालना है, मतलब शुरू वाला का गुना बटा अंत वाला का गुना करना है, तो कुछ नहीं करना है। इसमें देखना है वैसा टर्म जो नीचे ना हो। 5
5 नीचे नहीं है, मतलब 5 ऊपर रहना ही रहना है। 5 इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, कौन में है? डी में है। चाहे तो इसमें से भी आप ढूंढ सकते हैं, जैसे 7 है ना, 7 नीचे वाला में 7 होना चाहिए, क्योंकि ऊपर 7 का मल्टीपल या 7 को है ही नहीं, कटेगा भी नहीं, तो 7 नीचे वाला में होना चाहिए, उसमें भी आप निकाल सकते हैं। 7 इसमें है, 7 इसमें है। ओके, तो उत्तर या तो ए होगा या डी होगा। उसके बाद और भी कंपेयर फिर करिएगा, ठीक है। जैसे 3 से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा, है ना, तो 7 के अलावा 3 भी होना चाहिए, ठीक है, तो 3 भी इसको में है, इसमें 3 नहीं है, अतः उत्तर कौन होगा? डी होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 3, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। प्यारे दोस्तों, एक बात और, आप लोग को बहुत दिनों से डिमांड था ऑनलाइन क्लास का, कि सर आपका ऑनलाइन क्लास हम करना चाहते हैं, लेकिन हम पटना आने में सक्षम नहीं है, ठीक है, पटना आने में सक्षम नहीं है, आपका क्लास चाहिए ही चाहिए, अतः कुछ व्यवस्था करिए। अतः आपको व्यवस्था हम कर चुके हैं KTCclasses.com पर। यहाँ पे आपको हर एक तरह का कोर्स देखने को मिलेगा, मेरा फुल कोर्स ऑफलाइन क्लास जैसा ऑनलाइन क्लास में, है ना, चाहे वो मैथ फाउंडेशन हो, है ना, या रीजनिंग हो, कोई भी क्लास यहाँ से मेरा परचेज आप कर सकते हैं, जो क्लास चालू हो चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये कहता है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी के मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। जाने आने में उसे कुल 5 घंटा 48 मिनट का समय लगता है। 5 घंटा 48 मिनट का समय लगता है। तो आपको बताना है कि यह दूरी क्या है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। पहला है 25, 30, 20, 15। ठीक है, अब इसको हमको बनाना है, कुछ नहीं, हमको दूरी निकालना है। आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। आप लिखेगा औसत चाल गुना समय। औसत चाल निकालना आसान है। जिस चाल से जाता है पुनः दूसरी चाल से वापस आता है, तो जाने आने का औसत चाल होता है 2xy बटा x प्लस y। क्लियर? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा औसत चाल 2 गुना 25 गुना 4, 2 गुना 25 गुना 4 बटा 25 से 4 29 गुना समय हो जाएगा 5 घंटा 48 मिनट। अब इसको चाहो तो यहीं पे चेंज कर सकते हो। 48 का मतलब बटा 60 हो गया, 4 बटा 5 हो गया, नहीं मतलब 25 से 4 29 बटा 5। ये दूरी जो निकला यहाँ से यहाँ अब पुनः यहाँ लौटा, मतलब जाने और आने का टोटल दूरी निकला। दूरी का मतलब हम तो बताएंगे सिर्फ ये दूरी, मतलब क्या कर देंगे, इसका आधा कर देंगे। मतलब ये गया और आया कुल मिलाकर इतना हुआ, तो खाली गया तो कितना हुआ, आधा कर दिए। अब इसको हल कर देंगे, हल करना आसान है। 29 से 29 जाएगा, 5 से 25, 5 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर बराबर, जो ऑप्शन सी में है। सी मेरा सही उत्तर होगा। और अगर थोड़ा सा आप ध्यान लगाते हैं, है ना, तो ये कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है चाल दूरी बराबर चाल गुना समय। तो पहले आप चाल निकालें सिंगल डिजिट में, उसके बाद समय निकालें सिंगल में, गुना करें, उसका आधा करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो चाल आपको पता है जाने और आने का 2xy बटा x प्लस y, नहीं तो x प्लस y, यहाँ पे गौर करो 2xy क्या हो जाएगा, तो 5 या 2 7, 7 गुना 4 7 चौ 28, 28 का मतलब 1, 1 गुना 2 ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे x प्लस y कितना हो जाएगा, तो 25 4 29, 29 मतलब 2, नीचे हो जाएगा 2, नीचे 2 का मतलब ऊपर क्या होगा 5, ऊपर 5 का मतलब क्या हो गया 1। औसत चाल आपका कितना हो गया 1 हो गया। औसत चाल 1। समय की बात करते हैं, समय की बात करते हैं तो 5 तो ऊपर 4, तो 4 दूनी 8, 8 अपन 13 मतलब 4, समय हो गया 4। और इस ये दूरी हो गया जाने और आने का, इसका आधा करना है, आधा मतलब पुनः 1/2 करना है, अतः 5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 520। 520 का मतलब हो गया 2, 2 आपका उत्तर होगा। 2 कौन में है, तो 2 सिर्फ इसमें है, अतः ये आपका सही। ये है 7, ये है 3, ये है 4, अतः कौन उत्तर सही होगा सी। मतलब C9 से कैलकुलेशन को आप बिल्कुल जीरो कर सकते हो। ठीक है, C9 अगर आप लगाते हैं तो कैलकुलेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। हमें ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखने से छुटकारा मिल सकता है। और भी जटिल रहेगा, कितना जटिल रहेगा, तो हम आराम से इसका कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, चलिए ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं 4 क्या कहता है। यह क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि सुनील किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है। सुनील किसी काम को 4 दिन में, जबकि दिनेश उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। ठीक है, रमेश की कार्य क्षमता सुनील की कार्य क्षमता से 1.5 गुनी है।
ध्यान देना, यहाँ पे हम बना लेते हैं। यहाँ पे बोलता है कि रमेश की कार्य क्षमता सुनील की कार्य क्षमता का 1.5 गुनी है, का मतलब 3/2 गुना है। 1.5 का मतलब 1/2 का मतलब 3/2 मतलब 3:2 है, नहीं। और ऊपर में क्या दिया, सुनील और दिनेश का अनुपात दे दिया, है ना। समय का अनुपात है 2:3, तो ये फैंसी हो जाएगा 3:2, उल्टा हो जाएगा 2:3, तो ये फैंसी हो जाएगा 3:2। अब यहाँ पे गौर से देखोगे तो यहाँ पे सुनील कॉमन है, सुनील कॉमन है तो यहाँ पे 2 से ई वाला से और यहाँ पे ई वाला मतलब 3 से गुना कर दोगे तो हो जाएगा आपको कहीं ना कहीं, है ना। सुनील का एफिशिएंसी निकाल रहे हैं यहाँ पे, सुनील का एफिशिएंसी हो जाएगा 6, दिनेश का एफिशिएंसी हो जाएगा 4 और कौन बच गया, रमेश, रमेश का हो जाएगा 9, रमेश का हो जाएगा 9। ये तीनों का एफिशिएंसी आपका निकल आया। ओके, बस इतना ही सा काम हमको करना था। अब आगे प्रश्न हमसे करता है कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में करेगा। तो पहले कुल काम निकाल लोगे, कुल काम कितना होगा बाबू, तो कुल काम होगा, दोनों को गुना कर दो 24, यहाँ से भी निकाल सकता है 6 × 24, है ना। तो कुल काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 24 भागा 6 4 10 9 19 दिन, मतलब 24/19 दिन लगेगा। पूर्णांक में दिया हुआ है तो 1.5/19 दिन। अब देख लो 1.5/19 आपका 4 में 4 ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो टाइम एंड वर्क का भी वीडियो हम डाले हुए हैं यूट्यूब पर, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्रैश का ही डाला हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी थोड़ा सा देख लें। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 2272 तथा 875 में एक 3 अंकों की संख्या से भाग दिया जाता है। 3 अंकों की संख्या से भाग दिया जाता है तो समान शेष आता है। तो संख्या के अंकों का योग याद करें, संख्या के अंकों का योग याद करें। गौर से देखिए, अगर 2 संख्या में किसी तीसरी संख्या से भागा दिया जाए और समान शेष आए तो वह जो संख्या होती है वह ये दोनों के अंतर का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं कीजिए, दोनों का अंतर आप निकालिए। अंतर निकालिएगा तो 12 में से 5 गया 7, है ना। ये बच गया 16 में से 7 गया 9, ये बच गया 11 में से 8 गया 3, इतना आएगा। मतलब वह सबसे बड़ी संख्या 1397 आएगा, इसका मल्टीपल आएगा। अब 1397 का मल्टीपल कैसे निकालें, तो गौर करिए, 9 1 10 7 3 10, कहीं ना कहीं 11 से 1 कट रहा है तो सीधे इसको में 11 से डिवाइड कीजिए। एक बार 11 दूनी 22, 127, मतलब वह 3 अंकों की जो संख्या है वह कौन है, 127 है, जिससे ये दोनों में भागा देंगे तो समान शेष आएगा। हमको कहता है कि ये 3 अंकों की जो संख्या है इसके अंकों का योग क्या है, अंकों का योग जोड़ दो तो 7 दूनी 1 10 है। बस यही हमारा प्रश्न का उत्तर हुआ। ऑप्शन देख लीजिए ए में है, अतः ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा से है, देखते हैं ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि x² प्लस 1/5x प्लस a² एक पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण वर्ग, तो a का मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है ना। अलजेब्रा का खास तौर पर द्विघात समीकरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये है, ठीक है। द्विघात बहुपद ये है, कहता है कि यह एक पूर्ण वर्ग हो। तो ध्यान दीजिएगा, यह पूर्ण वर्ग तभी संभव होगा जब b² बराबर 4ac होगा, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग तभी होगा जब b² बराबर 4ac होगा। a है x² का गुणांक, b है x का गुणांक और c है स्वतंत्र पद। बस हल कर दो तो b का मान क्या लोगे, 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर होगा 1/25 बराबर 4। a कौन हो जाएगा, x² का गुणांक, c कौन हो जाएगा, ये स्वतंत्र पद मतलब a², ठीक है। मतलब a² बराबर आपका आ गया 1/100, 3 से गुना कर देंगे तो, या 25 इधर ला दिए इधर ले आए। अब a बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो +-1/10 हमारा प्रश्न का उत्तर होगा, जो ऑप्शन बी में है, अतः बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखिएगा, कहता है 3 संख्याओं का औसत 135 है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, 3 संख्या, मान लो ये 3 संख्या है a, b और c, तो इसका औसत 135, तो ये क्या होगा, 135 गुने 3 होगा, 135 गुने 3 होगा। मतलब ये होगा 5 × 15 के 5 बाकी 1 3 39 है 1 40।
फिर इसमें से कहता है कि सबसे बड़ी संख्या, मतलब सी के बारे में बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या हमारा दिया हुआ है 195। यह संख्या जो है क्या है, 195 है। अगर यह 195 है तो a प्लस b क्या होगा, तो इसमें से घटा देंगे, नहीं तो 5 में से 5 गया 0, 10 में से 9 गया 1, ये बच गया 3 में से 1 गया 210 हो जाएगा। फिर बोलता है दोनों संख्या जो बच गया, इसके अलावा जो ये दोनों बच गया, इसका अंतर बोल रहा है कि 20 है। तो छोटी संख्या कौन है, मतलब b की मान पूछ रहा है। आपको पता है योग अंतर दे दे तो छोटका का मान जोड़ के आधा होता है, सॉरी छोटका का मान घटा के आधा होता है। तो 210 में से 20 जाएगा, बचेगा 190, और 190 का अगर आप आधा करिएगा तो हो जाएगा 95। कौन संख्या हो जाएगा, 95। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ था। पहला ऑप्शन था 65, दूसरा ऑप्शन था 95, तीसरा ऑप्शन था आपका 105, और चौथा ऑप्शन था इतना। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, 95। तो क्या इस प्रश्न को कैलकुलेट बिना किए हुए, ये घटाए है ना, ये गुना किए बिना किए हुए क्या आप बना सकते थे, तो बिल्कुल बना सकते थे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान देता तो यहाँ पे क्या, तीनों का औसत 135 है। 135 का मतलब कहीं ना कहीं 9 मतलब 0, 135 का मतलब क्या हो गया 0। इसमें 3 से गुना करोगे तो भी 0 हो जाएगा, मतलब ये तीनों का योग एक तरह से कह दिया 0। ये तीनों का योग क्या कह दिया 0। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कह दिया 195 है, तो ये तीनों में से बड़ी संख्या को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, a प्लस b निकल जाएगा। तो 0 में से इसको घटा देंगे, मतलब 6 को घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा 3। क्या बच जाएगा 3। अब कहता है कि उसका अंतर 20 है। अंतर 20 का मतलब a माइनस बी के बारे में बोल रहा है 2। हमको b निकालना है तो इसको क्या करेंगे, घटा के आधा, माने 1 का आधा करेंगे, 2 का मतलब 5, मतलब जिसका सिंगल डिजिट मान 5 आएगा वह हमारा आंसर होगा। 5 किसका आ रहा है, तो देखो ये आ रहा है 100 5 11 मतलब 2 नहीं होगा, 9 मतलब 0 5 होगा। ठीक है, ये आ रहा है 6 नहीं होगा, ये आ रहा है 7 नहीं होगा। कौन उत्तर होगा बी। अगर आप C9 मेथड का यूज़ करते हो तो ये भी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आराम से कैलकुलेशन निकाल सकता था। ठीक है, कैसे निकाला फिर से देखो, तीनों का योग, तीनों का योग तो 135 गुना 3 तुम कह रहा था ना, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। तीनों का योग तो पहले तो औसत 135 है, 135 मतलब 0, 0 में 3 से गुना करोगे तो 0 ही तो रह जाएगा। उसमें से बड़ी संख्या को घटा दिए, बड़ी संख्या मतलब 6 को घटा दिए, क्या बचा 3, मतलब अन्य दोनों संख्या का योग आ गया 3, अन्य दोनों संख्या का अंतर 20, 20 का मतलब 2 बता रहा है। हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या होता है घटा के आधा, घटाएंगे तो आ जाएगा 1, 1 का आधा मतलब 1/2, नीचे 2 तो ऊपर 5, ऊपर 5 का मतलब 5। बस मेरा आंसर देखेंगे 5 कौन है, ये है, ये मेरा सही उत्तर होगा। ठीक है, चाहेंगे तो बिना पेन लगाए हुए इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, प्रैक्टिस अगर हो आपका तब। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 12 गुना है। दो संख्या का लासा उसके मासा का 12 गुना है, और ये भी बोलता है कि मासा अलासा का योग 403 है। ध्यान देना, लासा जो है मासा का 12 गुना है, लासा जो है एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है, मतलब 12:1 है। यहाँ पे वो भी बोलता है कि लासा और मासा का योग, ये दोनों का योग 403 है। अगर दोनों का योग 403 है, इसका मतलब अनुपातिक 1 का मान हो जाएगा इतना भागा 13, मतलब हो जाएगा 33 39 31, मतलब अनुपातिक 1 का मान हो जाएगा 31। ठीक है, अगर अनुपातिक 1 का मान 31 हो गया तो 31 गुना 12 लासा हुआ, 31 गुना 1 मासा हुआ। हमें पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। अगर दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, यहाँ ऑप्शन भी 4 दिया हुआ है, गौर से देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है 124, दूसरा ऑप्शन है 128, तीसरा ऑप्शन है हमारा 134, और चौथा ऑप्शन है 38। ठीक है, हमसे दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। दूसरी क्या होता है, तो होता है लासा गुने मासा बटा पहली संख्या। ये दिमाग में आपको चल रहा होगा। अब लासा भी होगा 12 गुना 31, मासा भी होगा 1 गुना 31, मतलब ऊपर 2 को 31 आएगा, आएगा ये नहीं आएगा। नीचे में आएगा पहली संख्या जो आपका दिया हुआ है 93। अगर इसको काटोगे 3 से जाएगा, लेकिन ऊपर में तो 31 रह ही न जाएगा। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वह 31 का मल्टीपल आएगा। 31 का मल्टीपल का मतलब 31 का मल्टीपल का मतलब 31 चौ, सिर्फ और सिर्फ ये है। अतः उत्तर आपका कौन होगा, ए होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर बनाते हो तो सीधे क्या करते, इसका योग है 403 है ना, रेशियो है 12:1 13, योग रेशियो का योग 13 से भागा खाली देना था हमको है ना, तो 33 39 3 बार में, फिर 1 से 1 कट गया। ठीक है,
मतलब आ गया 31। इसका मतलब लासा में भी 31 आएगा, मासा में भी 31 आएगा, मतलब ऊपर 2 को 31 आएगा और नीचे में दूसरी संख्या आना है, मतलब 93 मतलब 1 को 31 आना है। 1 को 31 तो कटेगा, लेकिन ऊपर में 31 बच जाएगा। ऊपर में अगर 1 31 बच जाएगा तो जो भी में आंसर आएगा वह 31 का मल्टीपल ही आएगा। चलिए हटाइए इसको। और अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे गौर करो। लासा मासा, लासा जो है मासा का 12 गुना है, मतलब दोनों का योग हो गया 13। प्रश्न में कहता है कि दोनों का योग दिया है 403, 403 तो अनुपातिक 13 का वैल्यू हो गया 403, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 403/13 का मतलब 33 39 31। अब लासा हो जाएगा हमारा 12 गुना 31, अमासा हो जाएगा हमारा 31। दूसरी संख्या पूछा गया है तो दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुना मासा। लासा हो गया ये, अमासा हो गया ये, बटा पहली संख्या जो दिया हुआ है 93। अब 93 दिया हुआ है तो 31 दिया 93, 3 से जाएगा 4, उत्तर होगा 4, 4 तिया 12। हम बस यही यहाँ पे अभी पहले हम बोल रहे थे कि जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 31 का मल्टीपल ही आएगा। 31 का मल्टीपल इस तीनों में देखो कोई नहीं है, सिर्फ ये है 31 चौ। ठीक है, तो खैर थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को सोचिए, है ना, और कोशिश करिए घर पे प्रैक्टिस करने का। बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं, है ना, ये सब कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये आपको डिस्काउंट का क्वेश्चन है कि एक स्कूटर के व्याप्ति मूल्य 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% का लाभ कमाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, व्याप्ति मूल्य अगर 100 है या अंकित मूल्य भी कह सकते हो, अगर 100 है उस पर वो कह रहा है 10% छूट देता है। 10% छूट का मतलब वो बेचता है 90 में, उसके बाद भी वो 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ कमाने का मतलब हो गया कि क्रय मूल्य हो जाएगा, है ना, क्रय मूल्य 20% लाभ का मतलब 120 पर बेच रहा है, मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा 100/120। इसे ई जाएगा, काट दो, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 15 से का 90, मतलब ये हो जाएगा कितना 75। अब यहाँ पे कहता है उसके बावजूद भी उसको 7500 रुपया का लाभ होता है। सिंपल से फंडा है, लाभ का मतलब ये हुआ 75 का सामान 90 में बेचा, कितना का लाभ हुआ 15 का, तो कहीं ना कहीं वो बोल रहा है 15 का वैल्यू हो गया 7500। आपसे पूछता है कि स्कूटर के व्याप्ति मूल्य क्या है, मतलब 100 का मान क्या होगा, तो हो जाएगा 7500/15, या ऐसे भी कर सकते हो। 15 का ये 5 गुना मतलब 500 गुना है, तो 100 का 500 गुना 5000 रुपया हमारा प्रश्न का उत्तर होगा, जो ऑप्शन 50,000 हो जाएगा 3 में है ना। 500 है तो 500 पर 4 सुना होगा 5000 सी। ठीक है, यहाँ पे भी इस कैलकुलेशन में C9 लगा सकते हो, यहाँ पर भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सिंपल कैलकुलेशन था इसलिए कैलकुलेशन हम लोग C9 क्यों लगाएं। आगे एक आपका क्वेश्चन है, ज्यामिति से भी कह सकते हैं और मेंसुरेशन से भी कह सकते हैं। कहता है, ऐसे शुद्ध रूप से ज्यामिति का क्वेश्चन है, कहता है 2 त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बताने से पहले एक बात आपको और बोलना चाहेंगे कि अगर मेरा कोई भी कोर्स, फुल कोर्स, ऑफलाइन जैसा कोर्स ऑनलाइन के में आप लोग करना चाहते हैं, कोई भी विद्यार्थी, तो मेरा प्लेटफॉर्म है KTCclasses.com। यहाँ पे जाकर हमारा पूरा कोर्स सर्च कर सकते हैं और आप ऑनलाइन वीडियो कोर्स हमारा कर सकते हैं। ठीक है, हर एक तरह का फैसिलिटी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जाइए, सर्च करिए और उसके बाद अगर मन करता है तो कोर्स में ज्वाइन करिए। ओके, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 2 त्रिभुज समरूप है, 2 त्रिभुज समरूप है ABC और DEF, जिसमें AB है 10, DE है 8। तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का रेशियो क्या होगा। तो याद रखिएगा, 2 समरूप त्रिभुज का एरिया का जो रेशियो होता है ना, एरिया का जो रेशियो होता है वह भुजा के वर्ग के बराबर होता है, भुजा के वर्ग के बराबर होता है, या भुजा के वर्ग के अनुपात में होता है, ये भी कह सकते हैं। 2 समरूप त्रिभुज के एरिया का जो अनुपात होता है वो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात में होता है। तो इसका संगत भुजा पहले ही दे दिया था, इसका दिया था 10 और ई वाला का दिया है 8। ठीक है, तो इसका वर्ग करिएगा तो हो जाएगा 10 गुने 10, आई हो जाएगा 8 गुने 8, तो कट जाएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये भी 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 25/16
आपका प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन बी में है। तो ये था आज के सेशन का 10 क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये प्यार हमारे से बना रहेगा और लगातार आपके लिए क्लास हम लेकर आते रहेंगे। ओके, बाय बाय।